नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ईरान के सामने कौन-सी दुश्वारियाँ आईं, ईरान अ, इस पूरे वॉर में क्या ईरान का कितना बड़ा नुकसान हुआ? अरब जो गवर्नमेंट थी, सरकारें थीं, उन्हीं ने क्यों इस युद्ध में को जॉइन नहीं किया इज़राइल के खिलाफ? तो इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो उठ रहे हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ईरान मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक है। लेकिन ये है कि ईरान की इतनी कैपेसिटी है कि उसको बर्दाश्त कर सके। उसके पास उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी है, उसके पास तेल, गैस है जो यूरोप को दे सकता है और उसका पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड पे पहुँच चुका है, यानी इस स्टेज पे पहुँच गया है कि वो जब चाहे बम बना सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हालाँकि अभी तक उनकी पॉलिसी बम बनाने की नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो बम एटॉमिक वेपन भी बनाएँगे, न्यूक्लियर वेपन बनाएँगे, बल्कि वो एक बार्गेनिंग चिप की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। ये बहुत से सवालात हैं, इन पे हम बात करेंगे। अ, सबसे पहली बात ये कि ईरान ने आखिर ये युद्ध क्यों जॉइन किया? क्या चाहता था? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो पश्चिमी देश हैं, इज़राइल, अमेरिका, ये सारे देश ईरान को की जो रिजीम है इस समय इस्लामिक रिपब्लिक, उसको डेवलप नहीं होने देते जिस तरह से वो चाहता है। हालाँकि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन फिर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। हर चीज़ों पे अमेरिका की पॉलिसी अभी भी रिजीम चेंज की है। तो ये सारी चीज़ें थीं। उनका मानना ये है, ईरान इस बात को भी मानता है कि अगर पैलेस्टाइन का गठन होता है तो इज़राइल जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा और इज़राइल जो है वो फिर एक बड़ा रोल जो है वो पश्चिमी देशों के लिए इस क्षेत्र में करता है। उनके जो मफ़ाद होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनको जो प्रोटेक्ट करता है, ख़ास तौर से तेल को लेके, या उन रिजीम से लड़ाई लड़ता है जो अमेरिकन इज़राइली पॉलिसी के खिलाफ होती हैं, यानी पश्चिमी देशों के खिलाफ होती हैं पॉलिसी। तो ये इन लोगों की एक बड़ी सोच रही होगी और पैलेस्टाइन में उनका रिलीजियस इंटरेस्ट भी नज़र आता है, क्योंकि मस्जिद अल-अक्सा भी देयर। ये इस तरह के बहुत सी कारण हैं जिसकी वजह से ईरान ने सोचा कि ये अच्छा चांस है अ, इज़राइल को कमज़ोर करने का। वार जो थी वो 1 साल तक तो ये लोग उसको इज़राइल को एंगेज करे रहे, 1 साल से भी ज़्यादा, बल्कि 1 साल 2 महीने तक। मगर जहाँ पे गलती ईरान की हुई, ईरान को ये पता भी नहीं चल पाया, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि इज़राइल जो है वो लगातार सीरियन रिजीम को कमज़ोर करता चला जा रहा है। वो तो सबको दिखाई दे रहा था, आए दिन अटैक हो रहे थे सीरिया के मिलिट्री ठिकानों पे। मगर इस बात को नहीं समझ पाए कि रिजीम ये कंट्रोल नहीं कर पाएगी और रिजीम जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। आई थिंक मेरा ख़्याल है कि रशिया भी नहीं समझा था, या अगर समझा था तो ताज्जुब है। देखिए, रिजीम के पास फंडिंग थी ही नहीं। इस युद्ध से पहले अगर उन्हें लड़ना था तो कम से कम 20-25 बिलियन डॉलर पहले अगर वो देते सीरिया को, रशिया और ईरान मिलके, तब तो ये रिजीम रुक सकती थी। अदरवाइज़ ना सैलरी पे करने को थी। आर्मी के जनरल की सैलरी $40 पर $20, $30 इस तरीके से तो पैसा हम दे रहे थे। रेवेन्यू आ ही नहीं रहा था, स्टेट के पास कोई इनकम थी ही नहीं। तो रिजीम को तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था। फिर दूसरी बात ये कि रशिया के पास इतनी शक्ति नज़र नहीं आती थी कि वो इज़राइल को रोक सके, जो लगातार बॉम्बिंग कर रहा था, कई साल से कर रहा था। ईरानियन एसेट पे भी जो वहाँ पे थे, और फिर उसके बाद सीरियंस के भी मिलिट्री ठिकानों पे, जबकि रशिया का वहाँ पे मिलिट्री बेस है। उसके कई कारण हैं, रशिया एंगेज है अपनी युद्ध में यूक्रेन के साथ, और दूसरी बात ये कि रशिया के अंदर जूइश लॉबी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। फिर रशियन ज्यूज़ बड़ी संख्या में इज़राइल में भी रहते हैं। इज़राइल के साथ वो कोई एक नया कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता था। उस कैपेसिटी में शुरू से भी नहीं थे, वार से पहले भी नहीं थे रशियन। रशियन सबसे शक्तिशाली देश है पूरे क्षेत्र में, क्या दुनिया में दूसरा
बड़ा शक्तिशाली देश है, मगर फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो बहुत से अपने ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाता। अब ये भी है कि अगर युद्ध में ये चलता रहता और इज़राइल और कमज़ोर हो जाता तो नहीं था, लेकिन इज़राइल को लगातार अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। बीसियों बिलियन पता नहीं कितने बिलियन डॉलर उनको लगातार मिल रहे थे, जो रशिया और ईरान इनको नहीं दे पा रहे थे। फिर उसके बाद ये भी था कि दूसरी तरफ ये भी था कि ये लोग सोच रहे होंगे शायद कि अरब भी ज्वाइन कर लें, लेकिन अरबों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है। उन्हीं ने दे दे ऐसा लगता है कि वो ये सोच रहे थे कि इट्स अ वॉर बिटवीन द टू डेविल्स, लेट देम फाइट एंड डाई। जो भी हारे या जीते उनकी विजय होगी, लेकिन यानी दो बड़े शैतानों के बीच में युद्ध हो रहा है, लड़ने दो मरने दो इन लोगों को। जितना होगा कमजोर हो जाएंगे दोनों आखिर में और विजय अंत में अरबों की हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इज़राइल की जो विक्ट्री हुई है उससे मैं समझता हूँ कि अब जो है मैं अरब और ज्यादा कमजोर हो गए। अब वो उनके पास कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं बची है, उनको वही करना पड़ेगा जो अमेरिकन इजरायली उनको डिक्टेट करेंगे। क्योंकि सीरिया के गिर जाने के बाद, असद के जाने के बाद सीरिया में आ जाना इजराइल के लिए, सीरिया बड़ा देश है, बहुत इम्पोर्टेंट देश है अरब वर्ल्ड का, और यहाँ पे जो है उनका बनी अब्बास का कैपिटल भी रहा है, और यहीं से उन्हीं ने यूरोप और पूरे क्षेत्र में अपना रूल भी किया था, और इराक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट देश है। तो अब अ, इजराइल जो है वो बिल्कुल इराक के बॉर्डर पे है, और वो चाहेंगे कि इराक में भी प्रो अमेरिकन रिजीम और प्रो इजरायली रिजीम का गठन हो, तो वो फर्दर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि अब अरबों के लिए मुश्किल होगी, अभी तक रेसिस्ट कर रहा था खासतौर से सऊदी अरेबिया, अब उसको अब्राहम कार्ड ज्वाइन करने का बहुत प्रेशर होगा। अब ये देखना है कि क्या ये प्रेशर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बर्दाश्त कर पाएंगे, और किस तरीके से अगर प्रेशर आता है तो उसको किस तरीके से डील करते हैं। किसी के अमेरिकन ट्रूप अभी भी सऊदी अरेबिया में भी हैं और उनके चारों तरफ हैं। अमेरिका के पास बेपनाह शक्ति है, उस पूरे क्षेत्र में है। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी वहीं पे है, बहरीन और कतर के बीच में। तो वो ये थ्रेट परसेप्शन तो बना ही रहेगा उनके लिए। और फिर दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, अमेरिकन प्रोटेक्शन है उसके पास, अमेरिकन और अमेरिकन उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे भी उसके जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, वो सब अमेरिका से कनेक्टेड है। तो इस उसमें क्या वो इसको रेसिस्ट कर पाएँगे अमेरिकन प्रेशर को इस समय, खासतौर से प्रेज़िडेंट ट्रम्प के आने के बाद? ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कितने देश जॉइन करते हैं। इसलिए कि सऊदी अरेबिया जॉइन करेगा तो फिर और भी बहुत से देश जॉइन करेंगे। सऊदी अरेबिया अगर अब्राहम अकॉर्ड को जॉइन करता है, तो उसके सामने दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। अरब लीड अरब इस्लामिक वर्ल्ड में जो उसकी लीडरशिप है, वो उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। और दूसरी बात ये भी हुई है कि इस युद्ध से अरब पब्लिक में भी बहुत डिवीज़न है। अधिकतर पब्लिक का जो है वो चाहती थी कि इज़राइल के साथ अरब कंट्रीज़ इस युद्ध में लड़ें, इज़राइल को कमज़ोर करें, फ़िलिस्तीन के बनाने में, के गठन में मदद करें, मगर ऐसा नहीं किया गया। ख़ास तौर से एंड जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर बहुत गरमा-गर्मी है लोगों के उसमें। अभी तक तो इन दोनों रिजीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता अरब देशों में कि ये रिजीम्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए, जब एकदम से बर्स्ट हो जाता है तो पता चलता है कि उनके यहाँ कितना गुस्सा था लोगों में। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि रिजीम को कितना बड़ा खतरा है इस उससे ये है। बहरहाल अरब न्यूट्रलिटी ने ईरान को तो कमज़ोर किया। अरबों के साथ एक और वो है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ईरान का इन्फ्लुएंस अरब वर्ल्ड में। ईरान एक नॉन अरब स्टेट है, और वहाँ पे शिया बहुमूल के लोग हैं, वहाँ पे शिया आए, उनको लगता है कि शिया वर्चस्व बढ़ेगा उसके आने से, शिया
डोमिनेशन होगा और ये जितने भी उसके एलाइज थे, मिलिटेंट एलाइज ईरान के थे, वो सब शियाई थे, चाहे इराक की मिलिशियाज हों या हूती हों। तो इस तरीके से शिया सुन्नी राइवलरी भी कहीं ना कहीं नजर आती है। अरब पर्शियन राइवलरी भी इसमें जुड़ी हुई है, वो ज्यादा डोमिनेंट है। अब ये देखना है कि ईरान किस तरीके से अपनी उसकी क्या बार्गेनिंग और बार्गेनिंग कैपेसिटी है, कितना वो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी को इसका इस्तेमाल करके क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प बातचीत पे राजी होंगे ईरान से दोबारा। यूरोप तो चाहेगा कि किसी भी सूरत से अगर ये समझौता हो जाता है तो उसको सस्ती गैस जो है वो ईरान ही प्रोड्यूस मुहैया कर सकता है। ईरान से मिला हुआ टर्की है और टर्की से पाइपलाइंस जो है वो यूरोप को जाती हैं। तो ये पाइप पाइपलाइंस का कनेक्शन भी हो सकता है, पाइप गैस भी जा सकती है और दूसरी गैस भी जो उनको जा सकती है इमीडिएट भी, वो एलएनजी भी भेज सकते हैं वहाँ के ऊपर, बड़े भंडार हैं वो भी और कतर भी। तो इस तरह से ईरान की ये बार्गेनिंग कैपेसिटी एक बड़ी ये भी है। और तीसरी चीज़ ये क्या ईरान जो अमेरिका चाहेगा कि कुछ कंसेशंस उसको दे, उसके खिलाफ जो हॉस्टिलिटी ये प्रमोट करते थे उसको बंद करें, ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात ये कि ईरान में इस समय मैं समझता हूँ कि ये हार्ड लाइनर्स जो थे वहाँ के ऊपर, अब उनका रोल ज़्यादा नज़र मुझको नहीं आता। लगता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट भी जो है वो लिबरल है, तो इस समय जो लिबरल पॉलिसीज और लिबरल उसका ज़्यादा आने वाले समय में रोल नज़र आता है, क्योंकि वही यूरोप और अमेरिका से डील कर सकते हैं। इससे पहले की भी जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें भी इन्हीं लोगों का बड़ा रोल था। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने मित्रों में भी भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।